नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू डीपली इंडियन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि वैदिक सिविलाइजेशन का पहला ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। इस विषय में हम वर्ण व्यवस्था के आधार पर प्रारंभिक वैदिक काल के सामाजिक स्तरीकरण, प्रारंभिक वैदिक काल में समाज और परिवार में महिलाओं की स्थिति के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक वैदिक काल भारतीय इतिहास में दर्ज सबसे प्रारंभिक सभ्यता है। वैदिक काल का इतिहास वैदिक ग्रंथों पर ही आधारित है। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। ये प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। प्रारंभिक वैदिक काल की सामाजिक संरचना मुख्य रूप से सामाजिक स्तरीकरण, महिलाओं की उच्च स्थिति और उनके अस्तित्व के बारे में है। इतिहास में प्रारंभिक वैदिक काल को महिलाओं के लिए गौरवशाली काल माना जाता है। भारत की जाति व्यवस्था दुनिया की जीवित सामाजिक स्तरीकरण के सबसे पुराने रूपों में से एक है। वह प्रणाली जो हिंदुओं को उनके कर्म और कर्तव्य के आधार पर कठोर पदानुक्रमित समूहों में विभाजित करती है, आमतौर पर 3000 साल से अधिक पुरानी मानी जाती है। बात आती है कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर हम वैदिक या हमारे वेदास की बात करें तो वर्ण की उत्पत्ति हुई थी। जाति वर्ण का समानार्थी शब्द नहीं है। वर्ण का इंग्लिश वर्ड कास्ट भी नहीं है। मुख्यतः मनुस्मृति, जिसे व्यापक रूप से हिंदू कानून का सबसे महत्वपूर्ण और आधिकारिक पुस्तक माना जाता है, वो ईसा मसीह के जन्म से 1000 वर्ष पहले की है और समाज की व्यवस्था और नियमितता के आधार के रूप में जाति व्यवस्था को स्वीकार करती है और उचित ठहराती है। अब वो जाति व्यवस्था को तो स्वीकार करती है, लेकिन वो जिस जाति व्यवस्था की बात कर रही है वो प्रारंभिक तौर पर वर्ण व्यवस्था थी, जो बाद में जाति व्यवस्था हुई। वर्ण के आधार पर हिंदुओं को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कई लोग मानते हैं कि समूहों की उत्पत्ति सृष्टि के हिंदू देवता ब्रह्मा से हुई है। पदानुक्रम के शीर्ष पर ब्राह्मण थे, जो मुख्य रूप से शिक्षक और बुद्धिजीवी थे और माना जाता था कि वे ब्रह्मा के मुख से आए हैं। फिर कथित तौर पर उनकी भुजाओं से क्षत्रिय या योद्धा और शासक आए। तीसरे स्थान वैश्यों या व्यापारियों को मिला, जो उनकी जांघों से निर्मित हुए थे। ढेर के निचले भाग में शूद्र थे, जो ब्रह्मा के चरणों से आए थे और सभी छोटे मोटे काम करते थे। पर वर्ण व्यवस्था जो हमारे वेदों में आई है, उसमें सिर्फ 4 वर्णों का ही जिक्र है और ये वर्ण वंशानुगत नहीं थे। अगर हम ऋग्वेद के 9वें चैप्टर के 335 श्लोक की बात करते हैं तो वो साफ तौर पर यह कहता है कि कोई भी शूद्र ब्राह्मण बन सकता है अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले। वहीं 10वें अध्याय के 65वें श्लोक में ब्राह्मण शूद्र हो सकते हैं और शुद्ध ब्राह्मण, और क्षत्रिय और वैश्य भी अपना अपना वर्ण बदल सकते हैं। अर्थात जो वर्ण व्यवस्था थी वो वंशानुगत नहीं थी। जो भी एग्जीबिशंस हुए हैं या जो रिसेंट रिसर्च हुई हैं, उनसे पता चलता है कि जितनी भी भारतीयों के लिए जो जाति के औपचारिक भेद वो सीमित महत्व के थे वैदिक काल में या 18वीं शताब्दी तक। सामाजिक पहचान बहुत अधिक लचीली थी और लोग एक जाति से दूसरी जाति में आसानी से जा सकते थे। कठोर सीमाएं जो वर्णों में आई, ये आई हैं ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान, जिन्होंने जाति को भारत की परिभाषित सामाजिक विशेषता बना दिया। जब उन्होंने प्रणाली को सरल बनाने के लिए जनगणना का उपयोग किया, मुख्य रूप से एक सामान्य कानून के साथ एकल समाज बनाने के लिए, जिसे आसानी से शासित किया जा सके। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो महिलाओं को समाज में ऊंचा दर्जा दिया गया था। वे एजुकेटेड थीं, क्वालिफाइड थीं, वे काफ़ी शिक्षित थीं। महिलाएं भी सभाओं में भाग लिया करती थीं और डिबेट्स में या शास्त्रार्थ में सक्रिय रूप से भागी होती थीं। उन्होंने कई सारे भजन भी रचे हैं। गार्गी और मैत्री 2 उच्च शिक्षित महिलाएं थीं जो इस दौरान
रहती थीं। वे इस युग में अपनी विद्वता के कारण बुद्धिमान व्यक्ति मानी जाती थीं। महिलाओं का सम्मान किया जाता था और उनके साथ पुरुषों के समान व्यवहार किया जाता था। पत्नी और पति सभी धार्मिक और सामाजिक समारोह में भागीदार के रूप में भाग लेते थे। नारी को अर्धांगिनी और सहधर्मिणी माना जाता था। बेटियों को हमेशा स्वीकार किया जाता था। हालांकि बेटों को प्राथमिकता दी जाती थी, महिलाओं को भी कभी किसी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता था। स्वयंवर प्रथा के माध्यम से लड़कियों को अपने पति चुनने की स्वतंत्रता थी। बेटियां और बेटे दोनों को पिता की संपत्ति विरासत मिलती थी। प्रारंभिक वैदिक काल की महिलाएं आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र थीं। उन्होंने शिक्षण, कताई और कपड़े बुनाई से पैसा कमाया है। सती और पर्दा प्रथा अस्तित्व में नहीं थी। बाल विवाह का भी कोई प्रचलन नहीं था। विवाह योग्य आयु 16 से 17 वर्ष थी। विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था भी स्वीकृत थी। अगर हम उस समय की विवाह संस्था की बात करें तो उस समय का मैरिज सिस्टम भी काफी एडवांस्ड था, काफी डेवलप्ड था। प्रारंभिक वैदिक काल में ही विवाह संस्था बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी थी। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था। शादियां आमतौर पर एक पत्नी से होती थी और केवल अमीर या शासक परिवार को ही बहुविवाह करने की अनुमति थी। बहुविवाह के साथ साथ बहुपतित्व की भी अनुमति थी। बहुविवाह विवाह का एक रूप है जिसमें एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां होती हैं, जबकि बहुपतित्व विवाह का एक रूप है जिसमें एक महिला के एक से अधिक पति होते हैं। अंतर्वर्ण विवाह भी प्रचलित थे। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह अंतर्वर्ण विवाह के दो रूप हैं। इस ब्लॉग में वैदिक काल के बारे में बस इतना ही। अगले ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बी प्राउड टू बी एन इंडियन।